So now I'm going to start chapter chemical bonding, a quick review which we call revision. बॉन्ड सबसे पहले मुझे इसमें पकड़ना है, क्या होता है, कैसे बनता है। तो बॉन्ड की सबसे पहली थ्योरी लुईस कोसल थ्योरी आई थी, जिसको हमने ऑक्टेट रूल के नाम से पढ़ा है। तो दिस ऑक्टेट रूल जो है, ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी कब आती है, स्टेबिलिटी तब आती है जब किसी एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए। वाई दिस ऑक्टेट, ये ऑक्टेट वर्ड क्यों आया, तो लुईस कोसल ने एक्चुअली एटम को व्यू किया एक क्यूब की तरह। तो लुईस कोसल ने एटम को एक क्यूब की तरह व्यू किया, जिस तरह से क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये 8 कॉर्नर्स अगर एटम के 8 कॉर्नर्स पर ऑक्यूपाई कर ले एक प्लेस को एक एक इलेक्ट्रॉन आके, तो वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। ऐसा लुईस कोसल अप्रोच का कहना था, क्लासिकल अप्रोच व्हिच इज हिस्ट्री नाउ, बट यस, उन्होंने एटम को क्यूब की तरह विजुअलाइज किया और कहा कि अगर 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई हो गए तो एटम में स्टेबिलिटी आ जाती है। सो एटम इज फॉर्मिंग बॉन्ड टू सीक स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी इज अटेन्ड बाय हैविंग ऑक्टेट। सो ऑक्टेट पूरा करने का यहाँ से आया था। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी एटम जा रहा है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ऐसा बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन थी, या बॉन्ड क्यों बनाता है कोई एटम, ये था। लुईस कोसल अप्रोच के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास लुईस ऑक्टेट रूल आ जाता है, जो मैंने अभी बताया। उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आई एम लीविंग दिस टोटली ऑन यू बिकॉज दिस इज क्वाइट बेसिक। सो लुईस कोसल अप्रोच के बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आ गए थे, कि अगर कोई मुझे कहता है सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें मुझे सिर्फ वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है। एंड इफ समबडी आस्क मी मैग्नीशियम का, उसमें मुझे वैलेंस शेल के सिर्फ 2 डॉट दिखाने। और अगर कोई मुझे कहे F नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो यस, फ्लोरीन के वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन और 8वां एक इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस 1 नेगेटिव चार्ज, विच शोज दैट ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है, ये किसी से बोरोड एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसी से बोरोड एक इलेक्ट्रॉन का डॉट यहाँ लगाया, दिस इंडिकेट कुल मिला के इसका ऑक्टेट पूरा F नेगेटिव, और मैंने 8 डॉट्स बनाए, 7 इसके वैलेंस वाले और एक नेगेटिव इसका बोरोड। इसी तरह से कैटायन का भी आपको अगर कोई कहे, तो कोई मुझे कहता है सोडियम कैटायन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो सोडियम कैटायन मतलब क्या, इसके वैलेंस शेल में एक था, वो एक भी किसी ने ले लिया। तो वो एक भी जब किसी ने ले लिया, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे, अकेला। इट डू नॉट हैव एनीथिंग इन इट्स वैलेंस शेल, यस, कोई डॉट नहीं बनाओगे आप इसके ऊपर, क्योंकि इसका वैलेंस शेल पूरा खाली, अंदर इनर शेल इसका पूरा भरा हुआ है। तो वी ड्रॉ लाइक दिस। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने फिर लुईस फॉर्मूला बनाने शुरू किए, लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए, और जैसे ही लुईस कोसल थ्योरी हमने पढ़ी, तुरंत लुईस कोसल थ्योरी जो कहती है हर एटम कंबाइन करता है सिर्फ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। If every atom combine to complete its octet, so it will form number of bonds according to that. For example, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे मैंने केस लिया मीथेन का। तो लुईस ने बताया 4 बॉन्ड इसीलिए बने क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और उसको 4 ही और चाहिए थे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बट इमीडिएटली आई एम शिफ्टिंग टू वायलेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। वायलेशन क्या थे लुईस ऑक्टेट रूल के? वायलेशन बहुत सारे थे, जिसमें सबसे कुछ खास वायलेशन था, कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, कुछ ऐसे कम यानी ऑक्टेट से कम थे इलेक्ट्रॉन्स फिर भी बॉन्ड बन रहे थे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ना हो के इलेक्ट्रॉन की एक्सेस थी, वो भी बन रहे थे। तीसरा, कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स भी हमको मिले, एंड फोर्थ वन, नोबल गैसेस ने भी कुछ कंपाउंड्स बना लिए। बट इन चीजों को आज मैं डिटेल में ना लेके सिर्फ लुईस ऑक्टेट थ्योरी, लुईस कोसल अप्रोच के बाद एक चीज पे शिफ्ट होना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को बॉन्ड एज जनरल लेना है। तो बॉन्ड एज जनरल क्यों बनता है, कोई भी एलिमेंट क्यों बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। वो बात अलग है कि ऑक्टेट के वायलेशन आए, बट नाउ लुईस ने बॉन्ड बनाना जब बताया,
तब हमने देखा बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। बॉन्ड के 3 टाइप्स मेजरली डिवाइड किए गए। फर्स्ट टाइप इज कोवेलेंट, सेकेंड टाइप इज आयोनिक एंड थर्ड टाइप इज मेटालिक। बेसिकली ये 3 कैटेगरीज हैं। और तरह के बॉन्ड्स हैं बट वो इतने जनरल नहीं है जिसके लिए हम यहाँ कैटेगराइज करें। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों कब बनता है? जब भी आप देखोगे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आमने सामने आ जाएं तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज सामने आ जाए तब बनता है आयोनिक बॉन्ड। राइट? आप शुरुआत में जब 11th में पढ़ते हैं इस तरह से नहीं पढ़ते, 9th 10th में पढ़ते हैं इस तरह से नहीं पढ़ते। आज बहुत कुछ आपको वो नया मिलने वाला है जो आपने +1 में बॉन्डिंग पढ़ते वक्त शायद सुना भी ना हो। उस हिसाब से मैं आज की क्लास को कंडक्ट करूंगी। सो अब मेटालिक बॉन्ड कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ऑब्वियसली 2 मेटल सामने सामने आ जाए, यानी कि आप कह सकते हो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गए। मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हो सकता है? when both high electropositive elements are there और वो elements अपने आप metals हैं, तब metallic bond बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है ये मैंने आपको बता दिया। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है ये मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास की अगर हमारी कोशिश सक्सेसफुल रही अनइंटरप्टेड तो आज की क्लास का टारगेट है कुछ हद तक मैं आयोनिक बॉन्ड को कंप्लीट करना चाहूंगी। इसके वो डिटेल्स जो हिडन है, जो अब तक आपके सामने इतने उभर के नहीं आए, वो आज हम लेंगे। फजान्स रूल वगैरह सब आज कवर हो जाएंगे क्योंकि वो हमें आयोनिक बॉन्ड्स में ही पढ़ने को मिलता है। सो अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ सारा का सारा अटेंशन आज की क्लास का आयोनिक बॉन्ड पे। सो नाउ आई एम शिफ्टिंग टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के बारे में लुईस वाली बात अब एप्लीकेबल है कि आयोनिक बॉन्ड भी बनते हैं, ठीक है, वो कैटायन एनायन के बनते हैं बट उसमें भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसलिए मुझे लुईस क्लोसेल अप्रोच पहले बताना जरूरी था। सो आयोनिक बॉन्ड आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। एक कैटायन और एक एनायन के बीच लगने वाले फोर्सेस को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। नाउ सम इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर एवरीबडी, चाहे किसी ने पढ़ा हुआ चैप्टर है किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान दीजिए। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? फॉर एग्जाम्पल सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, राइट, it form NaCl ionic compound, ionic species NaCl। इसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, ये एक आयोनिक, या इसको हम कंपाउंड भी नहीं बोल सकते, ये एक आयोनिक स्पीशीज बनी। ये एक फॉर्मूला मैंने आयोनिक स्पीशीज का बनाया जो कि सॉलिड है और क्रिस्टल है। ओके, दिस शोज formation of 1 mole of ionic bond between Na and Cl. Yes, now I need to balance. कुछ चीजें जो हम +1 में नहीं बता पाते हैं क्योंकि थर्मो तब तक नहीं किया हुआ होता, वो आज मेरा मेन फोकस होगा। सो Na plus half Cl2 gives NaCl। ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करता है एक रिएक्शन के फॉर्म में। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ionic bond. Now let's make this ionic bond on our copy. अपनी कॉपी में आज हम आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और फिर देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड के बनने में एक्चुअली कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो अब मैं यही वाला आयोनिक बॉन्ड आपके सामने बना रही हूँ, बच्चों देखना। Na plus half Cl2 gives NaCl solid। ये हाफ बीपी फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं हटा भी दूंगी फिर से लगा भी दूंगी, ठीक है। सो इसमें कंफर्टेबल रहिएगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, 1 मोल Na और 1 मोल Cl2, नॉट 1 मोल, हाफ मोल Cl2 आपस में रिएक्ट किए होंगे और NaCl बनाया होगा 1 मोल। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं क्या बोलूंगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। शायद कुछ कुछ आपको भी याद आ रहा हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये एक पूरा रिएक्शन
बताता है एक मोल आयनिक बॉन्ड बनने में, लैटिस बनने में, या जो भी पूरा क्रिस्टल बना है उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व थी। इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। लेट मी शो यू दो स्टेप। सबसे पहले सोडियम सॉलिड जो है वो सोडियम गैशियस में कन्वर्ट हुआ होगा। ये सोडियम सॉलिड सोडियम गैशियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस स्टेप में एक एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, एंड दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर जब ये आइसोलेटेड गैशियस एटम रहा, इससे बना होगा गैशियस कैटायन, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है वो इन्वॉल्व होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, Cl2। नेचर में तो ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ, आप मत करिएगा अपनी कॉपी में, मैं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए चेंज कर रही हूँ। इफ आई राइट this, do this show enthalpy of formation of NaCl? No, it is not enthalpy of formation of NaCl. Why? What's wrong? Because enthalpy of formation की definition क्या होती है? enthalpy of formation की definition होती है किसी भी चीज का एक मोल अगर बनता है, और किससे बनता है, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट से बनाए, जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में। तो सोडियम नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? एज मेटल, सोडियम सॉलिड। क्लोरीन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? एज Cl? नो, इट एग्जिस्ट इन नेचर एज Cl2। ये इसकी स्टैंडर्ड गैशियस स्टेट है, इसीलिए मैं रिएक्शन में Cl नहीं लिख सकती थी, मेरी मजबूरी है मेरे को Cl2 लिखना, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए हाफ, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक मोल NaCl का बनना। मैं यहाँ 1 लिखती तो मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ता, यहाँ 2 लिखना पड़ता, वो भी गलत होता, वो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना होता, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मेरे को एक ही मोल बनाना है उस सब्सटेंस का। So keeping this thing in mind, actually में तो नेचर Cl2 को सपोर्ट करता है, Cl2 बना हुआ है नेचर में, तो सबसे पहला काम तो Cl2 के बॉन्ड को CnCl को तोड़ के 2 Cl बनाए होंगे। पर मुझे कितने Cl इस्तेमाल करने हैं? मुझे सिर्फ एक Cl इस्तेमाल करना है। I can't write 2, I have to write 1 Cl. Means what? इस बॉन्ड को तोड़ने में पहले तो एक एंथैल्पी लगी होगी, जिसको मैं कहती हूँ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन उस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन से 2 क्लोरीन बन के आए। क्या मैं दोनों क्लोरीन इस्तेमाल कर रही हूँ? ना, मैं एक क्लोरीन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन को अपने आप डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने, आधा कर दिया। क्यों भाई? 2 Cl बने होंगे ना, वो दूसरा Cl मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो आधी एनर्जी समझ लो यहाँ आ गई, आधी एनर्जी एक और NaCl बनाने के खाते में चली गई, मेरा खट्टा उतना हुआ, मैं वही लिख दूंगी। डन जी। ये Cl फिर किधर क्या करेगा? ये Cl को एनायन बनाना है, ये Cl को एनायन बनाना है, तो ऐसे में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। शायद इसी वाले सोडियम ने जो छोड़ा एक इलेक्ट्रॉन, वही वाला ये एक्सेप्ट कर लेगा। उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये क्या बन गया? क्लोरीन एनायन। अब ये जो क्लोरीन एनायन बना, ये इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई, उस एंथैल्पी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। ये आपको अगेन गैशियस फॉर्म में मिला। Now these two, leave this, ठीक है? Now these two ions are ready. एक बन गया कैटायन और एक मेरे पास बन गया एनायन। अब ये दोनों बिल्कुल रेडी हैं क्या करने के लिए? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। Now these two will attract towards each other and they will lead to this NaCl. See, gaseous sodium था, गैशियस क्लोरीन था, दोनों के दोनों इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर करेंगे, जिसकी वजह से they lead to a very strong crystal because of the forces. We have studied it already in solid state that electrostatic forces of attraction are the strongest forces of attraction which lead to direct solid from gas. NaCl is a very high melting solid. Why? Because of the forces involved, and the forces are ionic forces. यहाँ जब gaseous
फॉर्म के कैटायन एनायन से NaCl बना, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। इसीलिए यहाँ की इंथैल्पी को हम नाम देते हैं इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, जिसका सिंबल जनरली U दे दिया गया। You can change it as per your comfort, but by standard U बोल देते हैं enthalpy of lattice को। यहाँ आप अपने लिए ऐसे lattice भी लिख सकते हैं, one as the same thing। यानी इस पूरी प्रोसेस में अगर आप देखें, it's not just one step, it's complete cycle of changes। And as per the law, first law of thermodynamics, which says energy can neither be created nor destroyed। Now we know first step में आप enthalpy of formation जो रिपोर्ट कर रहे थे, in this first step enthalpy of formation जो आप रिपोर्ट कर रहे थे वो और कुछ नहीं, वो इन सब का algebraic sum या net result है, keeping their signs in scene। So let's see the signs। ठीक है, अब यानी मैं इससे क्या निकाल रही हूँ, एक आयनिक बॉन्ड बना रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या निकालूं, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऑब्वियसली जो मैंने ऊपर लिखी है NaCl की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल दीज एंथैल्पीज। एंड व्हाट एंथैल्पीज, लेट मी राइट डाउन हियर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का हाफ फॉर ऑब्वियस रीजंस, प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको आप जानते हैं, plus electron gain enthalpy, and last but very important plus lattice enthalpy। ये पूरा जो एक साइकिल बन के आया, व्हाट डू वी मीन बाय साइकिल है, जो काम सिंगल स्टेप में हो रहा है वो काम n नंबर ऑफ स्टेप्स में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आप ये देख रहे हैं उनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट शुड बी सेम। दिस कंप्लीट साइकिल लीड्स टू one place which the single step leads to। So now we name this cycle after the name of the scientist, and you must be expecting this thing that it is Born-Haber cycle। Born-Haber cycle, अब आपको मैंने NaCl के लिए बता दी, हो सकता है आपसे MgCl2 के लिए पूछ लें, so वो चीज अब आपको अपने आप इम्प्लीमेंट करनी है, किसी भी आयनिक के लिए पूछ सकते हैं, it's for ionic only, obviously लैटिस सिर्फ आयनिक में बन रहा है। So now keeping one thing in mind, इन सारी एंथैल्पीज में से कोई एक वेरिएबल रख के बाकी सारी दे के मुझसे मांगी जा सकती है, कोई भी एक वेरिएबल इफ, और उसमें चेक क्या किया जाएगा, आपको साइंस पता है कि नहीं। मैंने हर एंथैल्पी में बताया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन नीडेड, उसका साइन होगा पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अगेन रिक्वायर्ड एनर्जी, उसका साइन होगा पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, बॉन्ड तोड़ना है, ऑलवेज पॉजिटिव। Electron gain enthalpy is released, so its sign will be negative। And then come lattice enthalpy। Lattice enthalpy is again what? Huge forces of attraction, and whenever we see huge forces of attraction, what we see? We see energy is released। So lattice enthalpy की वैल्यू दी होगी बच्चों बिना साइन के, you people have to decide इसके आगे मेरे को साइन लगाना है कि नहीं लगाना, don't expect कि गिवन होगा। तो lattice enthalpy अगर किसी की दे दी 288 किलो जूल है, NaCl की लैटिस एंथैल्पी इज 288 किलोजूल, एंड यू विल एक्सपेक्ट कि बताओ तो आगे साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, देन यू विल से बाय बाय, लीव दिस टॉपिक, राइट। सो लैटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज इन negative when we are talking about formation of lattice, but when we are talking about breaking of lattice, then something else, then इतनी ही एनर्जी लगती है। सो ये बॉर्न-हाबर साइकिल सबसे पहले सुनी पढ़ी जाती है केमिकल बॉन्डिंग पे। सो केमिकल बॉन्डिंग में हमने जब आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है तो हम बॉर्न-हाबर साइकिल को कवर कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ अ आयोनिक बॉन्ड रिजल्ट्स। जब ये बॉर्न-हाबर साइकिल में आपको पढ़ा रही हूँ तो साथ ही साथ मैंने अगला टॉपिक उठा लिया, इसी में कवर कर लिया, एंड दैट इज factors affecting formation of ionic bonds। Factors affecting ionic bond formation, कौन सी चीजें हैं नेचर में जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है या डिसाइड करती है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। Factors affecting ionic bond formation, I'll go a little quick here because this is little easy topic। So factors आपने बॉर्न-हाबर साइकिल में ही देख लिए, जिससे कैटायन और एनायन जल्दी बन जाए
वो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। और कैटायन और एनायन कब जल्दी बनते हैं? जब हमें पता हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेचर में वो चेंज फेवरेबल है बच्चों जिसमें एनर्जी की खपत कम है, रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन एनर्जी रिलीज काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से लेट मी कम टू फैक्टर्स। First factor is for any species to participate in ionic bond formation, it has to be either cation or anion. So let me take first cation. So ionization enthalpy should be as minimum as possible, जिसकी वजह से कैटायन जल्दी बन जाए। ठीक है, शुड बी मिनिमम। सेकंड आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मैक्सिमम। और क्यों मैं इसको मैक्सिमम और मिनिमम बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये मैक्सिमम जिसको मैं बोल रही हूँ ये वो एनर्जी है जो रिलीज्ड है, ये वो एनर्जी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रिक्वायर्ड है। So ionization enthalpy should be minimum, electron gain enthalpy should be maximum. Third important thing, have you seen in Born-Haber cycle, one of the major area I have devoted to lattice enthalpy. Cation anion बन के कुछ नहीं करने वाले, बन गए जब तक उनके आपस के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि दे लीड टू अ सॉलिड क्रिस्टल। अगर नहीं तो बनेगा ही नहीं लैटिस, यहीं बन के ये वापस लौट जाएंगे, वोंट बी फेवर्ड इन नेचर। सो तीसरा फैक्टर जो आ गया मेरे पास वो क्या आया? लैटिस एंथैल्पी एंड डिसाइडर ऑफ दिस, मेजर डिसाइडर इज दिस लैटिस एंथैल्पी, यानी लैटिस एंथैल्पी सिंस इट इज रिलीज्ड इट शुड बी मैक्सिमम, ह्यूज, वेरी हाई, कुछ भी कह लीजिए। जब ये तीनों कंडीशंस मीट होती हैं तब आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये तीनों कंडीशन अगर मीट नहीं होती तो आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। सो ऑल थ्री कंडीशंस आई शुड नो। इसके ऊपर हम पीरियोडिसिटी में अपनी तरफ से मैक्सिमम डिटेल देख चुके हैं। नाउ माय एरिया ऑफ कंसर्न इज लैटिस एंथैल्पी। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की स्टडी मैंने आपको अभी यहाँ करवा दी, फिर भी एक बार दोबारा बता दूं, लैटिस एंथैल्पी क्या है? कोई भी कैटायन और कोई भी anion, if they come closer and form 1 mole of ionic crystal, the energy involved in this step is called as lattice enthalpy. When cation and anion are approaching each other to form 1 mole of ionic crystal, that is called as lattice enthalpy by definition. ये है आपकी लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन एंड इट्स completely fine to show the definition in terms of reaction, rather we should prefer now this definition. So ये लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन आपके पास आ गई। Now we need to see मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ लैटिस एंथैल्पी हाई है, कहाँ लैटिस एंथैल्पी लो है। अभी तक तो मुझे डेफिनेशन पता है, सो ऑटोमेटिकली आई एम शिफ्टिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। सो नाउ आई एम शिफ्टिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। सो जो फैक्टर्स हैं लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले, this is very important because sometimes confusion comes between Fajan's rule and lattice enthalpy factors, kind of similar but they are hugely different. So just try to understand it. I am going to give you those short crispy points which are enough for attempting any kind of questions, any kind of. So I just suggest after having a look at this lecture or after noting down this lecture, please trust on yourself and don't go for any other book for theory. Start doing questions from any book. If I leave something for your self-study, I'll definitely going to inform you in between the topics. So, सबसे पहली चीज अब मेरे पास आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। फर्स्ट इज मुझे लैटिस स्ट्रॉन्ग बनाना है, सीधी साफ बात। तो मुझे उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होंगी? लेट्स थिंक अबाउट इट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा इवॉल्व होगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे तो लैटिस वीक बनेगा, जिसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी वीक होगी। तो इसी से फैक्टर जनरेट करते हैं।
सबसे बड़ी चीज, फोर्सेस जहां स्ट्रांग है वहां लैटिस भी स्ट्रांग है, लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा है। फोर्सेस कहां स्ट्रांग है? फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायर फैक्टर शुड बी चार्ज। कई जगह इसको चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, मैं वो भी इन्वॉल्व करूंगी, बट पहले लिख लीजिए चार्ज। हायर द चार्ज, सो लेट मी राइट हियर, पहला फैक्टर वहां लिखने की बजाय मैं यहाँ लिखती हूँ, lattice enthalpy is directly proportional to mod of charge, modulus of charge, no साइन या प्लस हो माइनस हो उसको हटा के मॉड्यूलस ऑफ चार्ज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हायर द चार्ज, हायर इज द लैटिस एंथैल्पी रिलीज्ड। सेकंड, साइज। मैं जिस नंबर में ये दोनों फैक्टर लिखा रही हूँ उसी नंबर में उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर चार्जेस सेम हैं then come to size. If charges are same, so second factor मुझे क्या बता रहा है? Second factor मेरे को बता रहा है lattice enthalpy is proportional to size. In what way? It is inversely proportional to size. In a way, can I say lattice enthalpy is directly proportional to forces of attraction? दोनों ही बातें इसके अंदर आ गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब चार्ज ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब साइज छोटा होगा। तो इन दोनों के लिए कंबाइंड में ये बात भी कह सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी इज इन अ वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड फैक्टर व्हिच इज लिटिल बिट very specific, we need to take care of that. Lattice enthalpy is proportional to potential energy also. What is potential energy? If I talk about bonds or if I talk about charges, it depends upon the charges. न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो हम एक एटम में पढ़ते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। तो वो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन से जो फोर्स है, दैट इज नथिंग बट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? के एक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2, वो दो चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, divided by distance between them, जिसको मैं R से इंडिकेट करती हूँ। Don't miss this thing that lattice energy is also proportional to potential energy. अच्छा, जहाँ मैंने साइज की बात की है वहाँ मैंने कैटायन एनायन दोनों के साइज की बात की है। I'm not talking about one size. It should be either cation or anion, जो भी आपका रेफरेंस है, कंसिडरेशन है, दोनों के लिए पॉइंट एप्लीकेबल है। ये तीन फैक्टर्स मैंने आपसे बात करी, तीनों के तीनों फैक्टर्स में अभी और चीजें हैं, अभी तक तीन ही बात करी मैंने, एक तो चार्ज और एक साइज। इसको मैंने एक साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ कर दिया। इसको एक और चीज भी कह सकते थे बच्चों, चार्ज बाय साइज इज डेंसिटी, right? Charge by size is charge density. So lattice enthalpy is also, in sometimes some statements you can find it depends, directly proportional to charge density. मैं इसके आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार इसको रिवाइव कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये तीन फैक्टर्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं। चौथा फैक्टर लैटिस में आपके पास आ जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। जो क्रिस्टल पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी रखता है उसमें लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो। जिस क्रिस्टल की पैकिंग पुअर है, पैकिंग एफिशिएंसी कम है, सीसीपी है, बीसीसी है या एचसीपी है, उस हिसाब से भी लैटिस एंथैल्पी डिसाइड होती है। So let's apply these factors and find out how these factors are directing lattice enthalpy. So lattice enthalpy जो है, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रेंड्स डिस्कस करूंगी जो आप मेरे साथ बात करेंगे या आप मुझे आंसर देंगे। अब मैं आपसे कुछ ट्रेंड्स पूछती हूँ और उन ट्रेंड्स में आप मेरे को इसी हिसाब से जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेट मी आस्क यू फ्यू ट्रेंड्स। जैसे पहला ट्रेंड मैं आपसे पूछ रही हूँ लैटिस एंथैल्पी का ट्रेंड, और ये ट्रेंड आप अपने पास नोट करिएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम, फिर मैं इसके बाद इमीडिएटली कुछ खास ट्रेंड्स लूंगी, जनरल नहीं लूंगी। फिर लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड और रुबिडियम फ्लोराइड। किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है? मुझे साइज फैक्टर लगाने के लिए दिया गया फॉर श्योर। साइज किसका बड़ा है? रुबिडियम का। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, वी नो दैट। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए साइज फैक्टर।
और वो साइज फैक्टर बताता है रुबीडियम बड़ा है, एनायन सेम है, इसलिए मैंने उसको छुआ भी नहीं, लिया भी नहीं। लैटिस एंथैल्पी का ट्रेंड ये होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा ट्रेंड जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये बताओ बच्चों, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सो डायरेक्ट आई एम शिफ्टिंग टू सम इंटरेस्टिंग ट्रेंड। मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 और MgO, यहाँ मेरे लिए इशू क्या है, कैटायन सेम है, आई शुड नॉट सी कैटायन। एनायन डिफरेंट है, बट एनायन में दोनों चीजें डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है फ्लोरीन और ऑक्सीजन का, और चार्ज भी डिफरेंट है। फ्लोरीन का -1 है, ऑक्सीजन का -2 है। Whenever there is size and charge fight, what we are going to choose as priority? We are going to choose charge as priority. चार्ज नंबर नहीं देखना आपने चार्ज देखना है, साइज नहीं देखना। अगर कभी भी चार्ज और साइज के बीच में फाइट आए तो हमारा क्या पॉइंट होना चाहिए, हमारा पॉइंट होना चाहिए दिस चार्ज शुड बी गिवन प्रायोरिटी, तो उस हिसाब से इसको मिला। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड और लिथियम क्लोराइड। अब यहाँ सोचिए आप, ये ऑर्डर आ गया मेरे को, इसमें कैटायन भी डिफरेंट है, एनायन भी डिफरेंट है। अब मैं दोनों में क्या चीज उठा सकती हूँ, साइज उठाऊंगी तो पता नहीं किसका साइज लूँ, कैसे लूँ। सो जब तक चार्ज का डिफरेंस मिले तब तक साइज पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ चार्ज +2 है, यहाँ चार्ज +1 है। शर्त ये आइए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, लैटिस एंथैल्पी के ट्रेंड के बारे में। सो MgO की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा एज कंपेयर टू LiF। एक और ले लेते हैं, FeO, Fe2O3, Fe3O4। इसमें आप देखेंगे कि आपको चार्ज आई थिंक इसमें ज्यादा मिलने वाला है। जस्ट फाइंड आउट, मेरे कहने से नहीं, जस्ट फाइंड आउट चार्ज किसमें ज्यादा है एंड डिसाइड। मैं तब तक पांचवा ऑर्डर भी यहाँ लिख देती हूँ, आप आइडेंटिफाई करोगे उसको। लिथियम Li2CO3 कार्बोनेट, देन कम्स सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों में किसकी ज्यादा, Fe2O3, Fe3O4, इसमें किसकी सबसे ज्यादा। लेट्स फाइंड आउट चार्ज। इसमें आयरन के ऊपर +3 है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से चार्ज निकालना आता है। इसमें कितना है आयरन के ऊपर, 3x प्लस 4 ऑक्सीजन, तो इसका हुआ -8, इट इज इक्वल टू 0, तो x विल बी +8/3। नाउ सी बाय योरसेल्फ, +8/3 है, वो +3 से कम है या +3 से ज्यादा है, आप उसी हिसाब से लगा लेंगे। यस, +3 से कम है, दैट इज फॉर श्योर, +3 से वो कम है, मुझे दिखाई दे ही रहा है। तो इस वजह से लैटिस एंथैल्पी इसकी ज्यादा। यहाँ पे अगर मैं देखूं सब कुछ सेम है, अगेन द साइज, चार्ज, सब कुछ अगर मैं देखूं एनायन सेम है, चार्ज का डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों ही एक ग्रुप के कैटायन हैं। यहाँ पे साइज आएगा, साइज छोटा मतलब लैटिस एंथैल्पी इज ज्यादा। फिर भी मुझे आप लोगों से पूछना है यहाँ पर, एनी आइडिया? ये कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं इसको अगली स्लाइड पे लिखती हूँ, रुकिए। अब लैटिस एंथैल्पी के हिसाब से मुझे कुछ खास केसेस जो डिस्कस करने थे, उसमें सबसे पहला आता है एल्कली मेटल कार्बोनेट्स। एक फैक्टर मैंने आपको शायद जब लिखवाया है तो देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक फैक्टर ज्योमेट्री भी लिखवाया है। इसी ज्योमेट्री के साथ आप एक वर्ड अब और जोड़ लीजिए, सिमेट्री। राइट, यूज दिस वर्ड सिमेट्री। नाउ मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लैटिस एंथैल्पी की और किसी चीज की, कोई और चीज ना लाना। जो आपने अभी कोशिश करी बच्चे, इट वाज वेल अटेम्प्टेड, कुछ आपने एटलीस्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को, इसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को मिक्स करने की कोशिश की, दैट्स एप्रिशिएबल। बट इनऑर्गेनिक है, इसके साथ सबसे बड़ा लूपहोल क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। एंड आई एम ट्राइंग टुडे to make you people smart enough so that you should know क्या पता होना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, किस तक आप पहुंच सकते हो।
I'm trying to cover, I will try to cover in revision all those topics जिसके लिए कहा जाता है ना, it's not that an intelligent can win, it's smart plus intelligent can win. So this revision is our smart take कि आपको वो सारी चीजें बार बार किसी तरह से करवा दी जाएं जो पता है जहां पर मैक्सिमम आपको ट्रैप मिलेगा. एल्कली मेटल कार्बोनेट्स में वो जो ज्योमेट्री और सिमेट्री मैंने लिखवाया ना, वो निकल के आता है. So now I am taking on lattice enthalpy of alkali metal carbonate, in which we are going to use that fourth factor of factors affecting lattice enthalpy, which was written by me over here as geometry or symmetry. How to use this word symmetry as factor? If you see lithium, small size, and if you see carbonate, very large anion, ये एनायन लार्ज कह लीजिए, ये एनायन कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है. लार्ज एनायन के साथ स्मॉल कैटायन, कंपैटिबिलिटी नो. सिमेट्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड है, यहाँ पर सिमेट्री काफी कॉम्प्रोमाइज हुई. सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से so what if cationic size is small, symmetry is compromised, right? उसको यहाँ पर compromise किया गया, जिसकी वजह से lattice turned out to be weak. Lattice enthalpy is quite less, या lattice उतना अच्छा नहीं था जितना हमने expect किया. So lattice enthalpy is less. Though we expected छोटा कैटायन है तो जी लैटिस तो स्ट्रॉन्ग ही होगा. नो, नाउ यू विल सी वो छोटा कैटायन, छोटा एनायन या बड़ा, वो सब साइड में हो गया. एक्चुअली सिमेट्री और कंपैटिबिलिटी इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस. These are the upper edges which we missed in class 11, because तब तक आप लोग इतने रिसीविंग एंड पे नहीं होते केमिकल बॉन्डिंग में कि ये सारी चीजें भी इंट्रोड्यूस की जाएं. सो इसीलिए आपको सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए हमें ये अपर एज को तब लाना पड़ता है जब आप जेन्युइनली रिसीविंग एंड पे हो और जब जेन्युइनली आप सीरियस हो. दैट्स व्हाई मैं चाहूँ तो ये टॉपिक्स में अपनी रूटीन क्लास में भी ले लूँ, बट आई वांट ओनली सीरियस पर्संस टू बी इन्वॉल्व इन दिस, जिसमें मैं लेवल को टच कर सकूँ. मुझे फिर ये ना सोचना पड़े हाय बच्चों को परेशानी हो रही है. इस वाले सेशन में मैं कह सकती हूँ परेशानी हो रही है, प्लीज निकल जाओ बाहर. मतलब निकल जाओ बाहर नॉट रूडली, बट डिसाइड ये करना है कि नहीं करना, एंड कीप योरसेल्फ एट काम. सो ये आपके पास सिमेट्री वाला एलिमेंट आया, और इस सिमेट्री वाले एलिमेंट से मुझे बच्चों क्या पता चलता है, इनकी आपस की सिमेट्री जो है वो भी कंपैटिबिलिटी मैच्योर होनी चाहिए. सो नाउ एल्कली मेटल कार्बोनेट्स में सिंस सिमेट्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड, that's why lattice enthalpy initially is less. जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते गए, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते गए, लिथियम की जगह आया सोडियम, साइज बढ़ा, जो सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज थी वो थोड़ी और कम हुई. एंड एज वी आर मूविंग फर्दर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सभी के कार्बोनेट में जैसे जैसे आप नीचे पहुंचते गए, सिमेट्री इज अटेन्ड, सिमेट्री आती गई, जिसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होती गई. So it was a special case, you can say, or it was a case which need little attention. So एक और दूं ऐसा ही. अब आई थिंक आप ये सिमेट्री वाले पॉइंट को भी लगाने लायक होंगे, होपफुली नोटेड. सो दूसरा एक और केस मेरी तरफ से आपके लिए फ्लोटेड है, एंड आई एम गोइंग टू गिव इट्स आंसर आल्सो. मैं आपको दे रही हूँ जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में स्कैंडियम. अब आपको स्कैंडियम पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है. स्कैंडियम नाइट्राइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड, ये चार दिए. इन चारों में लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा? मुझे पता है साइज की टेंशन तब लेनी है जब मेरे पास चार्ज की इंफॉर्मेशन ना हो. पहली चीज तो मुझे चार्ज लेनी है. तो देखिए +1 चार्ज इसका, +2 चार्जेस का. स्कैंडियम आप जानते हैं +3, इट इज 4s2 3d1, डी ब्लॉक पढ़ लिया आपने. सो टाइटेनियम स्कैंडियम के अगला है, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 3d2 4s2 होती है कॉन्फ़िगरेशन, +4. क्लियर कट मेरे पास आंसर है. मैं आपको +1 में एग्जांपल देने से क्यों रुकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी स्कैंडियम और टाइटेनियम लाने का सही टाइम है कि नहीं है.
ठीक है। सो चलिए, इट्स माय वे कि हम स्लो स्लो लेयर्स बढ़ाएं, तो जरूरी नहीं आप उससे एग्री करें, बट अभी तो हम रिवाइज ही कर लें इसको। दिस इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल वेयर आई एम मिक्सिंग एस ब्लॉक विद डी ब्लॉक. Expect some mixing in D block, P block, F block, all blocks in coming examples. That's all about lattice enthalpy. Lattice enthalpy में जो symmetry factor था, वहां एक चीज और देख लीजिएगा, जैसा एल्कली मेटल कार्बोनेट्स में मिला, वैसा ही एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स में भी मिलेगा सेम. क्लियर? क्लियर बच्चों? सो ऑल इन ऑल लैटिस एंथैल्पी अगर आप देखें, जो आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा, लैटिस एंथैल्पी एक्चुअली डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल. किसी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल है लैटिस एंथैल्पी का. लैटिस एंथैल्पी डिसाइड स्टेबिलिटी. इन नेट इट डिसाइड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एनी क्रिस्टल. क्रिस्टल बोल रही हूँ तो फिर मेरे को एनी बॉन्ड भी बोलना चाहिए. इट एक्चुअली डिसाइड्स थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक स्पीशीज, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है. तो आयोनिक स्पीशीज की थर्मल स्टेबिलिटी कभी डिसाइड करनी है तो हम उसके लैटिस एंथैल्पी से ही डिसाइड करते हैं. नाउ माय क्वेश्चन, टेल मी द ट्रेंड ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. राइट, अरमान बोलो. मैं इस लेक्चर में कम इंटरप्शन चाहती हूँ, तो तुम्हारी तरफ से आया है मैम. सो बोलिए. आई वॉन्ट लेस इंटरप्शन, सो कुछ है तो कम अप क्विकली. लास्ट स्लाइड शो कर दो. ओके ओके, लो जी. डन. चलो ठीक है, ठीक है. This, yes. Now tell me NAF, MgF2, AL, F3, इन चारों में, इन तीनों में rather, tell me the trend of thermal stability or lattice enthalpy. Both are one as the same thing. Again we are going to land up with charge, I think. So aluminium का charge +3, मैग्नीशियम का चार्ज +2, सोडियम का चार्ज +1. इसी के साथ मैंने KF भी रख दिया होता. और अब आपसे पूछती हूँ, लीस्ट थर्मली स्टेबल कौन सा? चार्ज जिसका सबसे कम होगा, लीस्ट वही होगा. अच्छा, उसमें भी मेरे पास दो है +1 चार्ज वाले. सो दो +1 चार्ज वाले हैं, तो उनमें अब मैं साइज को इन्वॉल्व करूंगी. सो साइज को इन्वॉल्व किया, चार्ज को इन्वॉल्व किया, तो लीस्ट तो आया मेरे पास ये, और मोस्ट लैटिस एंथैल्पी रखता हुआ या मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी रखता हुआ आया ये. यहाँ मैं लैटिस एंथैल्पी को कंप्लीट करती हूँ, इस टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ, लैटिस एंथैल्पी वाले को. अब हम चलते हैं बहुत ही एक इजी टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक. जी 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 मैम, आपने बोला कि KF की लीस्ट होगी. KAF की, यस यस, लीस्ट. बट मैम सोडियम का साइज तो K से भी छोटा होता है ना? तभी तो K बड़ा हो गया ना. और किस लिए? बिल्कुल सही कह रही हो. लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो सबसे बड़ा साइज मतलब लैटिस एंथैल्पी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना साइज के. तो साइज तो सबसे मैम बड़ा बेटा, साइज सबसे बड़ा, साइज सबसे बड़ा इसका हुआ. पहले तो बात करो साइज की. साइज इसका सबसे बड़ा हुआ. लैटिस एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. सबसे बड़ा साइज मतलब सबसे पुअर लैटिस, लैटिस एंथैल्पी सबसे लीस्ट. ओके मैम, ठीक है. सॉरी. अरे क्या बात है, तुम छोड़ो, मैं कंफ्यूज होती हूँ पढ़ाते पढ़ाते. चीज ही ऐसी है. सो कंफ्यूज होने का मतलब है यू आर पुटिंग इन स्ट्रेस, विच इज गुड इन अ वे. ठीक है. चलिए, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड.
properties of ionic compound, solely I am going to depend on you. Still, let me quickly tell you what topics you are going to cover here. Properties of ionic compound में they all are solids, crystals. Then they are very hard क्योंकि उनकी thermal stability बहुत ज़्यादा होती है. Hard means high melting and high boiling point. अच्छा, ionic जितने भी ionic solids हैं उनके reaction instantaneous होते हैं, fast होते हैं, राइट वो स्लो रिएक्शन नहीं है. मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो बट इंस्टेंटेनियस होते हैं. अच्छा, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हार्ड है तो उसी हिसाब से हम उनके यूजेस में भी आप देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड दैट इज नॉन डायरेक्शनल. सो इस तरह के कुछ बेसिक जनरल चीजें आई एम गोइंग टू डिपेंड ऑन यू फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड वो मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ. मैं इन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी पिक कर रही हूँ जो दोनों साल सिर का दर्द बनती है हमारे लिए और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है. वो है वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड. आई एम लीविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑन यू, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू फॉर दैट. So the main property I'm going to take over here is solubility. Solubility कहीं पर भी follows a law which says like dissolves like. Like dissolves like means ionic solids, जो हम बात कर रहे हैं आज का हमारा टारगेट है, ionic solids are soluble in polar solvents. पोलर सॉल्वेंट्स मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, लाइक वाटर. आयोनिक सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आयोनिक सॉलिड्स इनसॉल्युबल होते हैं. मैं किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ आयोनिक सॉलिड्स की. दे आर insoluble here and soluble here because like dissolves like. अब आयोनिक है, चार्जेस हैं, तो ये उन्हीं सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे जिनमें खुद में चार्जेस हैं. मींस जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए कि लेटर ऑन आपको दिक्कत ना आए कि अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल आ गए तो क्या होता है. से एसीटोन, बेंजीन, carbon tetrachloride, right? These all are organic solvents. तो organic solvents में ionic solid, यानी कि अगर आप कभी कहते हैं ना NaCl is highly soluble in water, तो NaCl water में soluble है मतलब हर एक में highly soluble है? No, this is not going to be seen. NaCl is highly soluble in water, but same NaCl is not at all soluble in benzene. Benzene में ये not soluble होगा. तो like dissolves like का मतलब ये है, which was not new for us, but the new thing is now on the way. Solubility like dissolves like तो मैंने बता दिया, लेकिन water में ही solubility भी बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती है. यानी एक आयोनिक कंपाउंड की solubility की बात करते हैं. I forgot to tell you the reaction actually. तो कोई भी एक आयनिक सॉलिड में लेकर आती हूँ AB. इफ आई एम मेकिंग इट सॉल्युबल इन वाटर, यस, क्योंकि ये आयोनिक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से इसमें सॉल्युबल हो जाएगा. एंड व्हाट्स द रिजल्ट? हैव अ लुक बच्चों. रिजल्ट इज कैटायन और एनायन अलग अलग हो गए जाते हैं और हम कहते हैं हाईली कंडक्टिंग होते हैं इन एक्वस मीडियम आयनिक सॉलिड्स फॉर ऑब्वियस रीजंस. ये दिस प्रोसेस is called as hydration और इसमें involved enthalpy को हम कहते हैं hydration enthalpy. complete this process. एक मोल ही होना चाहिए यहाँ पर. so हाँ, अगर इसमें 2A होते, एक ही मोल के अंदर A2B होता तो यहाँ मैं 2 लगाती for sure. So this is enthalpy of hydration which is always released. It is released. Now what is this hydration? Released है, exothermic है. Hydration होता क्या है उसको समझते हैं. Hydration process समझना बच्चों. एक कैटायन और इधर एक एनायन, ये दोनों के दोनों जैसे ही एक्वस मीडियम में गए, वाटर सिंस इट इज अ वेरी हाई डाइपोल, ये एक बहुत हाई डाइपोल यानी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइपोल है, इसीलिए ये इसी वजह से तो आयनिक इसमें सॉल्युबल है. बट आफ्टर सॉल्युबिलिटी होता क्या है, वाटर का नेगेटिव पोल इसको इस तरह से, वाटर का नेगेटिव पोल आके
कैटायन के चारों तरफ वीक वेंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्ट हो जाता है। तो वाटर के नेगेटिव पोल से कैटायन का पॉजिटिव पोल एक दूसरे को इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, इट्स they are sharing weak van der Waals forces, and the forces involved here, let me name them also, it is iron dipole forces। ये कौन से फोर्सेस है बच्चों? ये लगते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, राइट। अब ये आयन डाइपोल फोर्सेस कोई यूनिलेयर नहीं रिजल्ट करते, यहाँ और भी इट इज बाई लेयर, ट्राई लेयर, बहुत, क्योंकि ये चार्ज नॉन डायरेक्शनल है एज वेल एज पावरफुल है, इसका चार्ज दूर दूर तक जा रहा है, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे डाइपोल्स जो हैं इसको आके इस तरह से अपने नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट कर लेंगे या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दिस चार्ज इज रियली पावरफुल। सो यू विल सी द हाइड्रेशन गोज मल्टी लेयर, हाइड्रेशन दूर दूर तक जाता है। सो ये हाइड्रेशन है आपके पास एक कैटायन के लिए। सिमिलरली वही वाटर एनायन को अपने पॉजिटिव पोल से अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर जाके स्टिक कर जाएगा वाया द सेम फोर्सेस कॉल्ड एज आयन डाइपोल फोर्सेस। इसमें भी वही मल्टी लेयर्ड बनेगा। तो एक तरह से आप देखिए, हाइड्रेशन प्रोसेस ना होती ना तो आयोनिक के रिएक्शन आप ना देखते। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है तो मैं हाइड्रेशन बोलती हूँ, अगर तो ये सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और है तो इसी प्रोसेस को मैं सॉल्वेशन भी बोल सकती हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड, व्हाटएवर आई एम टॉकिंग इन हाइड्रेशन इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू सॉल्वेशन। तो ये जो अगर आप देखें, this hydration or solvation is responsible for stability of ions in aqueous medium or in solvent which is generally I am taking example of water. So अभी नवनीत अभी आ रही है लास्ट स्लाइड, अभी मैं उस स्लाइड पे दोबारा आऊंगी, राइट। उसको हमने इसीलिए अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं इस लेक्चर में इंटरप्शन कम से कम इसलिए चाह रही हूँ, मैं अपनी पेस को अपने आप कंट्रोल करूंगी, आऊंगी अभी। उसको तो डिस्कस करने के लिए मुझे लौट के आना पड़ा कि मुझे लगा मैंने हाइड्रेशन मिस कर दिया है, कि पहले मुझे हाइड्रेशन बात कर लेनी चाहिए, फिर मैं उस स्लाइड पे दोबारा आऊंगी। सो हाइड्रेशन होता क्या है, मैंने पहले आपको वो चीज यहाँ बताई। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की वजह से ही आयंस किसी सॉल्वेंट या वाटर में स्टेबल होते हैं। देखिए ना, इसके चार्ज को आके सराउंड कर लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो स्टेबल हो गया, रुक गया, वरना चार्ज स्पीशीज नेचर में पॉसिबल है ही नहीं, स्टेबल ही नहीं। दिस हाइड्रेशन प्रोसेस मेक्स छोटा सा कैटायन, हैव अ लुक, कितना बड़ा बना दिया छोटे से कैटायन। इतने छोटे कैटायन का साइज अब एक्चुअली ये बन गया। व्हाई? बिकॉज नाउ दिस कैटायन इज नॉट ऑल अलोन, नाउ दिस कैटायन इज विद ऑल दीज डाइपोल्स अट्रैक्टेड टू इट, सिमिलरली दिस। सो अब आ जाते हैं साथ ही साथ जो हाइड्रेशन चल रहा है। आपको हाइड्रेशन प्रोसेस पूरा समझाने के बाद अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे पता हो, आपको पता हो हाइड्रेशन कहाँ ज्यादा होगा। factors affecting hydration enthalpy। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पर क्या ले रही हूँ, मैं आपके साथ ले रही हूँ factors affecting hydration enthalpy। अब factors, यही प्रोसेस हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब क्या है? हाइड्रेशन प्रोसेस जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, सो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? चार्ज ज्यादा, साइज छोटा। तो फैक्टर्स, उस स्लाइड पे मैं वापस आऊंगी, बट पहले मैं अगर फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स में बच्चों पहले किस चीज के फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स क्या हैं? उसमें पहला फैक्टर मेरे पास आ जाता है फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज हाइड्रेशन उतना अच्छा। 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर तक चला जाएगा अगर चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। दूसरा फैक्टर, हाइड्रेशन एंथैल्पी is inversely proportional to size।
चार्ज तो चलो है, मान लीजिए तो आयंस में सेम, और जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। छोटे से चार्ज पे वही चार्ज लोकलाइज्ड है, पावरफुल है, और जैसे ही साइज बढ़ता गया, चार्ज डीलोकलाइज होता गया, फैलता गया, वीक होता गया। तो कह सकती हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और बेटर इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। हाइड्रेशन एंथैल्पी सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो वापस से अगर मैं हाइड्रेशन दिखाऊं, दिख ही रहा है, चार्ज छोटा होगा, दिख क्या रहा है, मतलब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इमेजिन कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब एक बार और बता दूं, वाटर में जाते ही कोई भी आयोनिक सब्सटेंस, अभी क्योंकि मैं आयनिक पे इसलिए बार बार आयनिक बोल रही हूँ, वाटर में जाते ही कोई भी आयनिक सब्सटेंस कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। आप लैब में अगर कभी देखें, अपने घर में देखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पानी डालते ही टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। क्यों टेस्ट ट्यूब गर्म होती है पानी डालते ही? क्योंकि उस सोल्यूट से जो आयंस बने, उन आयंस को जब वाटर ने आके घेरा, इतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट किए कि उसने हीट बाहर फेंकी और test tube garam ho gayi. We have to be careful when we mix two things. It's not that it is explosive, but it can produce huge amount of heat, and we know things like that exist. So hydration enthalpy मेरे को बतानी इसीलिए जरूरी थी क्योंकि मुझे solubility टॉपिक लेना है। अब solubility किसका ले रही हूँ मैं? आयनिक कंपाउंड का। पूरी केमिस्ट्री में हम ये चीज में एक दूसरे को कंफ्यूज करते रहते हैं या होते रहते हैं कि solubility एक्चुअली में आएगा किस चैप्टर में। हम कहते हैं सॉल्यूशंस में आएगा। जब सॉल्यूशंस में पढ़ रहे हैं तो हम बड़ा बेसिक सा, जनरल सा बता के चलते हैं, उन चीजों को आज हम इनऑर्गेनिक पे लगाएंगे। वो चीज के लिए मुझे एक बार हाइड्रेशन एंथैल्पी आपसे बात करनी जरूरी थी। सो जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हो गई तो अब आते हैं जो ओरिजिनल टॉपिक चल रहा था, आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की कंडीशंस। उसके लिए मुझे ये दो एनर्जी पता होनी चाहिए थी, तभी तो आज ये दो एनर्जीज एक साथ हुई, लैटिस एंथैल्पी थोड़ी देर पहले और अब हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन द एंड आई विल गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ कंप्लीट क्लास, स्लाइड बाय स्लाइड। सो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी में अगर ये रिलेशन हुआ, क्या रिलेशन है बच्चों? ये लैटिस एंथैल्पी इज नीडेड, required to break the lattice. Hydration enthalpy is evolved when lattice is already destroyed by water or whatever, और उसके बाद कुछ एनर्जी जो हाइड्रेशन से रिलीज होती है वो, यानी आप समझो सॉल्यूशन के लिए ये रिक्वायर्ड एनर्जी एक्चुअली इसी से तो कॉम्पनसेट हो रही है। कहाँ से आ रही है एनर्जी? मैं हीट नहीं कर रही, फिर भी कोई चीज सॉल्युबल हो रही है, उससे निकलने वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी से। तो कंडीशंस लिखने से पहले, इस टॉपिक को मैं रिपीट कर रही हूँ, कंडीशन लिखने से पहले मुझे ये समझना जरूरी है एक्चुअली सॉल्युबिलिटी डिसाइड कौन करता है। सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज इन आयनिक, मैं आयनिक की बात कर रही हूँ, डिसाइडेड बाय दीज टू एनर्जीज। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस को तोड़ने के लिए पहले तो जो एनर्जी चाहिए वो, प्लस उसके बाद लैटिस टूट गया, आयंस बन गए, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो रिलीज्ड एनर्जी। इन दोनों का नेट आउटपुट, इन दोनों का जो नेट आउटपुट होगा दैट इज गोइंग टू डिसाइड कोई चीज सॉल्युबल है कि नहीं, इवन इफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक होने के बाद भी, दोनों सेम नेचर के होने के बावजूद भी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड, कंडीशन सॉल्युबल होगा नहीं होगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर, सब कुछ इन दोनों का आपस का रिलेशन डिसाइड करेगा, विच सेज अगर लैटिस एंथैल्पी हुई फर्स्ट कंडीशन बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी निकलने वाली एंथैल्पी is not able to compensate required enthalpy, that particular substance is not at all soluble, it is not soluble। ठीक है, नवनीत यही स्लाइड बोल रहे थे, आई होप कोई और होगी तो आई कम बैक स्लाइड वाइज, ठीक है। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर लैटिस एंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों एंथैल्पीज अगर लगभग बराबर होंगी, यानी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रिलीज हो रही है, तो सॉल्युबल तो है, लेकिन
हाँ, मजेदार सॉल्युबल नहीं होता वो, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तब होगी जब नेट आउटपुट जो है वो नेगेटिव हो, नेट आउटपुट जो है वो रिलीज्ड हो। जब तक नेट आउटपुट रिलीज नहीं है तब तक सॉल्युबिलिटी फेवरेबल नहीं है नेचर में। तो जब दोनों बराबर आ गए मेरे पास, तब हम कहते हैं इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, ठीक है। और ऑब्वियसली नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब लैटिस एंथैल्पी इज लेस एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, तब हम कहते हैं राइटली इट इज सॉल्युबल, क्योंकि निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू कंज्यूम्ड एनर्जी। बट अ वेरी माइन्यूट डिटेल विच आई एम मिसिंग हियर, एक रिक्वायर्ड है पॉजिटिव, एक इवॉल्व है नेगेटिव। सो ये जो कंपैरिजन है इनके मॉड में है, इनके मैग्नीट्यूड में। प्लीज चार्ज ना लगा दे गलती से, वरना हर जगह आप फंसोगे लैटिस एंथैल्पी तो फिर सबकी ज्यादा होगी, because lattice enthalpy is something which is needed and hydration enthalpy is something which is evolved. So ये lattice enthalpy और hydration enthalpy के बीच का रिलेशन डिसाइड करवाएगा मेरे को। एटलीस्ट आज के बाद आप कोई स्पेशल केस देखें, आपको पता हो कि ये सॉल्युबल है, तो आप ये तो सोच पाओ कि सॉल्युबल है तो जी कुछ ना कुछ तो इसी के आसपास मेरे को चीज को जस्टिफाई करना है। सो ये सॉल्युबिलिटी के कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जब भी आप लैटिस एंथैल्पी डिसाइड करेंगे उसके फैक्टर्स मैंने पढ़ा दिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिसाइड करेंगे उसके फैक्टर मैंने पढ़ा दिए, और हर बार मैंने बताया बच्चों चार्ज डोमिनेट करेगा, डोंट फॉरगेट दिस, चार्ज और साइज में चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा। तो अब मैं आपके सामने हाइड्रेशन के भी एक दो ट्रेंड बात कर लूं, जैसे कि लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव। इसके सारे ट्रेंड में आपको एक साथ बता रही हूँ। साइज पीरियोडिसिटी में आप पढ़ चुके हो, इस डायरेक्शन में साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इसी डायरेक्शन में हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा। हाइड्रेशन डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम हाइड्रेशन किसका हुआ बच्चों? लिथियम का, और वो एक डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। अगर लिथियम का हाइड्रेशन इज मैक्सिमम, आफ्टर हाइड्रेशन किसी आयन को कैसे लिखते हैं? उसके सामने ब्रैकेट में AQ लिखते हैं, उसकी कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है। दिस AQ, पोटेशियम, दिस रुबीडियम, दिस सीजियम, एक्वस। ये मेरे को अब आपसे ये पूछना है, या रेदर हमने जो भी बात करी, लिथियम का मैक्सिमम हाइड्रेशन क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा, तो हाइड्रेशन होने के बाद हम आयंस को ऐसे लिखते हैं, किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा? लिथियम का। क्यों? क्योंकि उसके साथ हैवी हाइड्रेशन हुआ, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, पता नहीं कितनी लेयर वाटर के डाइपोल्स लग गए, साइज बहुत बड़ा हो गया। तो ये जो मैंने लिख दिया ना आपको, ये मैंने बाय चांस साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस लिखा है। साइज इस तरह से आप देखो तो डिक्रीज हो रहा है, किसका? हाइड्रेटेड आयंस का। आयनिक मोबिलिटी इन्हीं आयंस की वाटर में लिथियम के साथ इतने सारी, एक तरह से लिथियम के साथ पूरा ब्लैंकेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चल रहा है, ड्रैग हो रहा है, पूरा एनवेलप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चल रहा है, ड्रैग हो रहा है, जिसकी वजह से आयोनिक मोबिलिटी, तो देखो एक हाइड्रेशन कितनी चीजों को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आयोनिक मोबिलिटी का ट्रेंड क्या हुआ? लिथियम पॉजिटिव एक्वस, साइज बहुत बड़ा होने की वजह से इसकी आयोनिक मोबिलिटी इज लीस्ट, because it has to drag that water envelope or water blanket with it. Clear बच्चों? तो एक हाइड्रेशन, अभी तो मैंने हाइड्रेशन में पी ब्लॉक नहीं छेड़ा जो आपको बता के आया कि ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड ऑफ हेलोजन भी इस हाइड्रेशन एंथैल्पी ने डिसाइड किया, वो अभी मैं रोक रही हूँ, एक हाइड्रेशन पे 2 दिन नहीं लगाने, बट एटलीस्ट वो सारी चीजें जो आप +1 में पढ़ के आए हो उन सारों को मैं एक साथ ले रही हूँ।
सो यहाँ मेरे को आयोनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी थी लेने की, किसी भी आयोनिक स्पीशीज की आप सॉल्युबिलिटी कैसे रिपोर्ट करते हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक तो ठीक है, बट इवन लाइक डिजॉल्व्स लाइक के बावजूद भी आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सॉल्युबिलिटी इज डिसाइडेड बाय दीज टू, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। नेट ये सिचुएशन हो, और इस सिचुएशन के बाद हमने देखा कि ठीक है, हम जब ये सिचुएशन डिसाइड कर लेते तो उसके बाद हमने ये देखा फाइनली टू कंक्लूड ऑल द फैक्टर्स, साइज इंक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू लैटिस तो फिर हमें चीजें डिफरेंट मिलती हैं। अभी तो मेरा इस स्लाइड पे इतनी देर से तो हाइड्रेशन एंथैल्पी पे फोकस था, अब सारी चीजों को मिला जुला के लिखते हैं बच्चों। अभी तक मैं क्या बात कर रही हूँ, अभी तक मैं बात कर रही हूँ इतनी देर से जब ट्रेंड्स पे आ रहे थे उससे पहले मैंने आपसे क्या बात करी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ढंग से क्लियर होना चाहिए आपको, वो क्लियर किया। फिर आ गए हम एक्चुअली कंडीशन सॉल्युबिलिटी की क्या होती है, कब हम कहें कि कोई चीज सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होने के बाद क्या क्या होता है। सॉल्युबल होने के बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी कम्स इनटू प्ले, उसका साइज बढ़ जाता है जिससे पता नहीं कितनी चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। सो आई होप हाइड्रेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स में हमने अभी कितने कौन कौन सा फैक्टर्स देखा हाइड्रेशन एंथैल्पी में बच्चों, एक तो देखा चार्ज और एक देखा साइज। तो इसको मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि चार्ज डेंसिटी के बराबर है। तीसरा जो मैंने आपको लैटिस में भी लिखवाया था वो मैं यहाँ पर भी आपको लिखवाऊंगी, बहुत जरूरी है, वही सेम। मैं एंड में सारी स्लाइड्स एक बार रिवाइज कराऊंगी, कुछ किसी का छूटा होगा तो मुझे उस वक्त बताइएगा। सिमिट्री ऑल्सो, सिमिट्री किस किस कौन सी सिमिट्री, सिमिट्री इन साइजेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ये दो फैक्टर तो इतनी देर में आपने अच्छे से समझ लिए। भाई छोटा कैटायन है हाइड्रेशन अच्छा होगा, बड़ा एनायन है हाइड्रेशन बुरा होगा, चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन ज्यादा होगा। सिमिट्री वही सेम सिमिट्री। सो अब इस सिमिट्री के लिए कुछ केसेस लिखिए आप। अभी तक तो इन दो फैक्टर्स पे ही हम सब चला रहे थे, जहां आपने इस दो फैक्टर का काम खत्म किया यानी कि ये, उसके बाद आप लिखिए तीसरा फैक्टर हाइड्रेशन एंथैल्पी का, दैट इज सिमिट्री। बहुत छोटा सा है बट स्टिल सिमिट्री में मैं आपके साथ लेट्स डू वन थिंग, वेरियस केसेस आपके साथ हम डिस्कस करते हैं एक थोड़ा इजी वे में बना के। मैं सिमिट्री में केस 1 ले रही हूँ बच्चों, बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से पढ़ना। आई एम मूविंग टू अ टॉपिक विच इज primarily concentrated for Olympiads and mains and advance, उसके लिए yes नीट भी, मतलब ये बिल्कुल भी आपको बुक्स में एनसीईआरटीज में कहीं भी नहीं मिलता है। ज्यादातर ये एडवांस के सेक्शंस में या मेंस में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको मिलता है, तो उसको पकड़िएगा। केस 1, केस 1 में ले रही हूँ, सपोज कैटायन भी बड़ा, रेदर एक काम करते हैं एनायन बढ़ा लेते हैं, लार्ज एनायन। एक एक्सेप्शन अभी आपने सोडियम कार्बोनेट में उधर भी देखा था। उन सारे एक्सेप्शन को कवर करने के लिए किसमें, हाइड्रेशन एंथैल्पी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैटिस एंथैल्पी, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी में मैं क्या करती हूँ, एक साइड तो ले आती हूँ, मैंने बॉक्स जिसको किया है ना वो मेरा अनचेंजेबल है, कांस्टेंट है, वो मेरा फिक्स्ड साइड है। बड़े एनायन के सामने अगर मैं बड़ा कैटायन ले आऊं, symmetry will be prevailed, right? Symmetry prevail होगी, ठीक है जी। अब symmetry prevail होगी तो मेरे पास यहाँ पर तो ये आ जाएगा जी, लैटिस की बात कर रही है तो लैटिस वाली बात होगी, नहीं। अभी मैं आपको ओवरऑल सारी बात यहाँ बताने वाली हूँ, क्या ले रहे हैं हम, सिमिट्री बहुत बड़ा रोल कैसे प्ले करता है। हाँ, किसमें, अभी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिसाइड क्या करने वाली है बच्चों, कहीं आप कंफ्यूज ना हो, फिर से बता दूं। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो कंडीशंस और ये जब पढ़ रही हूँ ना, ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे ये पता चले किस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ऑब्वियसली जिस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो एक तरह से आप जो सिमिट्री वाली कंडीशन ले रहे हैं वो हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए तो ले ही ले रहे हैं, वो डायरेक्टली असर डालने वाली है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सो अब आप चाहो तो इसमें ऊपर सॉल्युबिलिटी के स्पेशल केसेस भी लिख सकते हैं, सिंपल केसेस तो हो जाएंगे। और
हाइड्रेशन में ही रहने दीजिए, है तो ये हाइड्रेशन से ही इन्फ्लुएंस। नाउ हैव अ लुक, अगर लार्ज एनायन मैंने लिया, फिक्स किया, और उसके सामने कैटायन बदलते रहे, लार्ज भी ला सकते हैं, स्मॉल भी ला सकते हैं, इट इज चेंजेबल। ट्रेंड अब हम ऐसे देख रहे हैं जिसमें कैटायन चेंज होता रह रहा है, एनायन में कोई चेंज ना हो। सो हैव अ लुक, लार्ज एनायन। अब लार्ज एनायन के एग्जांपल भी तो मेरे को चाहिए, कैसे मैं एल लिख के काम चला लूँ। तो लार्ज एनायन कौन कौन से, ये भी लिख लीजिए जनरली। परक्लोरेट आयन, अब आप ऑक्सा एसिड ऑफ क्लोरीन पढ़ के आपको पता है परक्लोरेट आयन क्या होता है, ClO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ब्रोमाइड आयन भी लार्ज एनायन में आता है, I नेगेटिव, ठीक है। इसी हिसाब से CrO4 2 नेगेटिव। इसी हिसाब से एक दो और लिख देती हूँ बड़े कॉमन से, सल्फेट 2 नेगेटिव। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में सिमेट्री ऑलरेडी लेटेस्ट में बता के आई हूँ, यहाँ पर भी वही बताने वाली हूँ। तो एक तरह से आप समझ लीजिए सॉल्युबिलिटी जा रहे हैं हम, बेशक इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी की बजाय सॉल्युबिलिटी की हेडिंग के अंदर कर लो, एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट एक ही है। ये सारे मैंने लार्ज एनायन लिए बच्चों, इनमें से कोई भी एक एनायन में पकड़ लेती हूँ, कोई भी बाइकार्बोनेट भी, अगर कार्बोनेट आ गया तो अंडरस्टूड है बाइकार्बोनेट भी आ गया, इनमें से कोई भी एक एनायन में लिख लेती हूँ। सपोज मैंने लिख लिया सल्फेट, लिथियम का सल्फेट Li2SO4, पोटेशियम का सल्फेट K2SO4, और नीचे के मेंबर्स का ले लेते हैं। लिथियम मैंने सोडियम बीच में छोड़ दिया, सीधे पोटेशियम ले लिया। अब मैं रुबीडियम ले लेती हूँ, रुबीडियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट। इन सब में सिमेट्री कहाँ ज्यादा है वो आप देखिए। सिमेट्री के बारे में बात हो रही थी जब इतनी देर से, तो सिमेट्री किधर ज्यादा मिल रही है मेरे को बच्चों, सिमेट्री वहां ज्यादा मिल रही है जहां एनायन लार्ज होने के साथ साथ कैटायन भी लार्ज है। तो लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन, सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। अब ध्यान देना है, मैं सॉल्युबिलिटी पे लेके आ रही हूँ। लेट मी राइट दिस अगेन ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लिथियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, आप लोगों ने लिख लिया होगा अब तक। देन कम्स रुबीडियम सल्फेट एंड देन कम्स सीजियम सल्फेट। इसमें अब मेरे को देखना है, यहाँ पर दोनों लार्ज हैं, कैटायन एज वेल एज एनायन। यहाँ पर एक लार्ज है, एक स्मॉल है, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ सिमेट्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड और यहाँ सिमेट्री इज प्रिवेल्ड। इधर मैं देखूं तो सिमेट्री मेंटेन हुई है। तो क्या मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं तो सॉलिडिटी के ट्रेंड के लिए बात कर रही हूँ। सो लेट्स राइट कंक्लूजन। मुझे एंड में क्या पता चलता है, व्हेन, यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ इस पूरे केस में, सिमेट्री इज ओबेड या सिमेट्री इज फॉलोड इन CS2, रेदर इन CS2O4 के बजाय भी डाउन द ग्रुप लिखते, पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए बात करनी है मुझे। सिमेट्री फॉलोज, सिमेट्री इज फॉलोड इन डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे गए सिमेट्री फॉलो हुई, यानी कैटायन एनायन सिमिलर नेचर के, सिमिलर साइज के मिले, तो उसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी बढ़ी। लैटिस एंथैल्पी का फैक्टर भी यही था, लैटिस एंथैल्पी उतनी नहीं घटी जितनी हमने एक्सपेक्ट कर रखी। ध्यान से सुनना इसको, हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं हम हमेशा बाय डिफॉल्ट एक दिमाग में सेट कर लेते हैं, नीचे के साइजेस बढ़ रहे हैं ना, इसलिए लैटिस वीक हो रहा है। यही मैंने उस लैटिस एंथैल्पी में चैलेंज किया। चौथा पॉइंट यही मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ कि लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज नहीं होती। लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कभी कभी बहुत कम डिक्रीज होती। ठीक है, बड़ा साइज है, लैटिस थोड़ा वीक तो होगा, लेकिन इतना वीक नहीं हुआ इस केस में। क्यों वीक नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में सिमेट्री भी आती गई। सो व्हाट, कैटायन बढ़ता गया, बट दोनों में सिमेट्री आती गई। सिमेट्री नेचर में बहुत फेवर्ड है, इसीलिए लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीज, लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीज इज रियली लेस, उतना नहीं जितना आप माने बैठे थे। तो आपसे जब सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछे, इसमें पूछा है हमने एस ब्लॉक में,
तो आप सब ये सोचते हैं कि लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप बताया है कि पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ रहा है तो घट रही है, तो सीजियम सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी बढ़ रही है, लैटिस घट रहा है, लैटिस वीक हो रहा है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं सॉल्युबिलिटी के लिए जो मैंने बात बताई, मुझे देखना है हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी का आपस का रिलेशन। लैटिस एंथैल्पी उतनी नहीं डिक्रीज हुई बच्चों जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो इसके ब्रैकेट में लिखो इट्स डिक्रीज इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसका डिक्रीज क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अब आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में एक ही मैंने चीज बताई है, और वो क्या? साइज बढ़ता गया, हाइड्रेशन पुअर होता गया। उसमें सिमेट्री इस हिसाब से नहीं है। सिमेट्री जो मैं ले रही हूँ, मैं हाइड्रेशन और लैटिस को रिलेट करने के लिए ले रही हूँ। सो अब हाइड्रेशन क्या कहता है? हाइड्रेशन के फैक्टर्स में दो ही फैक्टर्स हैं मेनली, फर्स्ट साइज, सेकंड चार्ज। सिमेट्री तो मैं दोनों को मिलाने के लिए लाई हूँ। तो हाइड्रेशन तो जी डाउन द ग्रुप आंख बंद करके पूरे पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगा, बड़ा कैटायन पुअर हाइड्रेशन। तो नीचे जाते गए हम जब हाइड्रेशन का यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रेशन भी पुअर हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी हेयर? सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या बताएंगे? देखो हम जानते हैं हाइड्रेशन तो कमजोर है ही इस केस में। क्यों बता दिया? कैटायन का साइज बढ़ गया, एनायन चाहे सेम था। लैटिस एंथैल्पी उतनी कमजोर नहीं हुई जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे लैटिस एंथैल्पी ज्यादा मिली। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा मिलने का मतलब क्या हुआ बच्चों? आपको लंग कंडीशंस पे लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा होती है तो क्या होता है? लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा होती है तो वो आयोनिक सॉलिड नॉट सॉल्युबल होता है। तो इसका मतलब जहां लैटिस एंथैल्पी ज्यादा थी वो थी ये जगह लैटिस एंथैल्पी। सो क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देख रहे हैं तो लेट मी नॉट कंफ्यूज यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि नेट मेरे पास क्या आ गया? सीजियम सल्फेट में लैटिस एंथैल्पी तो घट नहीं पाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा घट गई, इसीलिए ये अच्छा लैटिस, इसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी का ये ट्रेंड मिला मुझे कब? जब एनायंस आर लार्ज। ये सारा का सारा आपको पीरियोडिसिटी एडवांस, एस ब्लॉक एडवांस, केमिकल बॉन्डिंग एडवांस। जहां मैं एडवांस बोल रही हूँ मेंस के टफ क्वेश्चन भी बोल रही हूँ जो आते हैं, ये उसमें इन जगहों पर कवर किए गए हैं। इन तीनों के खाते में ये आते हैं। मैं कॉमन ले रही हूँ आपसे किए हुए चैप्टर्स का। सो मैंने जो लार्जर एनायन लिखवाए अगर वो आप लोगों ने नोट कर लिए, हर एक के साथ ये होगा। आप किसी भी तरह की एक्सेप्शन के लिए अब तैयार हैं, मैं ना भी लिखवाऊं तो अब आप तैयार हैं अगर। और ये जो तीसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर आप प्लीज हाइड्रेशन एंथैल्पी में मत डालिए। ड्यूरिंग डिस्कशन मुझे जो खुद को अच्छा लगा या कंफर्टेबल लगा आपके लिए, वो है इसके सॉल्युबिलिटी में डालिए आप। लाइक डिसॉल्व्स लाइक तो अपने साइड में रह गया। उसके बाद के लिए सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स के लिए हमने दो चीजें देखनी है। सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड के लिए लेट्स रिवाइज दैट। दो चीजें कौन सी देखनी? आई होप ये नोट कर लिया हो सब लोगों ने। तो अब मैं कंक्लूड करती हूँ सॉल्युबिलिटी को, फिर टॉपिक बदलेंगे, इसके बाद लास्ट फजांस रूल लेंगे आज का। सॉल्युबिलिटी को लेट मी कंक्लूड। सॉल्युबिलिटी इज फर्स्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, उसमें हमने जो चीजें पढ़ी दे वर वेरी सिंपल। सेकंड, लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, राइट, लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है, या लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम है, या लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है। उसमें हमने देखा यहाँ पर स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा यानी वीकली सॉल्युबल होगा, यहाँ पर हाईली सॉल्युबल होगा, और यहाँ पर नॉट सॉल्युबल होगा। तीसरा फैक्टर इसी में मैंने इंट्रोड्यूस करना चाहा, सिमेट्री। उस सिमेट्री में मैं फर्स्ट केस ले चुकी हूं जब एनायन लार्ज है, मेरे पास लार्ज एनायन,
फर्स्ट केस की फर्स्ट कंडीशन, और उसके सामने जो रखा हुआ है वो कैटायन इज चेंजेबल। जो कैटायन है वो स्मॉल से लार्ज करके मैंने देख लिया, लार्ज से स्मॉल करके मैंने देख लिया, सिमेट्री ने रोल प्ले किया और आपने मुझे बताया, यानी मुझे लार्ज एनायंस पता होने चाहिए। लार्ज एनायंस मैंने आपको लिखवा दिए, ClO4 नेगेटिव, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सिलेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसी का सेकंड केस देखिए बच्चों, ये अब आप बड़े आराम से बता लोगे, बहुत इजीली आप प्रिडिक्ट कर लोगे व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। इसी सिमेट्री में अब मैं ले रही हूँ केस 2। केस 2 क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लार्ज एनायन फिक्स कर लिया था, अब मैं लार्ज एनायन फिक्स करके सामने कैटायन बदल डाले थे, जिससे आपने मुझे कुछ आंसर्स दिए। अब मैं आपके सामने दूसरा केस लूं, और दूसरे केस में क्या करना चाहिए मेरे को, मुझे स्मॉल एनायन लाना चाहिए, right? Let me bring some small anion to you. So, sorry, small anion और सामने कैटायन जो है वो अब हम चेंज करते हैं। इसके लिए मेरे को स्मॉल एनायन भी तो चाहिए होंगे, तो स्मॉल एनायन अगर आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हैं, रेदर मैं आपको आज बहुत ज़्यादा बोलना अलाउ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए लेट मी टेक स्मॉल एनायन एग्जांपल। स्मॉल एनायन कौन से होंगे, इसका आंसर दीजिएगा, कोशिश करिएगा। फ्लोराइड, जैसे कि फ्लोराइड, जैसे कि OH नेगेटिव, ये हैं स्मॉल एनायंस। अब सोचना डाउन द ग्रुप, मैं आपको लिख के दे रही हूँ एक ट्रेंड, रेदर ट्रेंड डिस्कस करते हैं। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड एंड सो ऑन। एनायन तो छोटा है, अब कैटायन का साइज बढ़ रहा है घट रहा है देखने वाली बात है, तो यहाँ से मेरी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ऑब्वियसली कैटायन इंक्रीज होता गया, कैटायन इंक्रीज होता गया, और एनायन मैंने लिया छोटा, सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज होती गई बच्चों। ऊपर सिमेट्री थी और डाउन द ग्रुप सिमेट्री क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज, सिमेट्री का इशू आ गया। डन, इतना सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज होगी, सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज हुई डाउन द ग्रुप, तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज ज्यादा हो, लैटिस कॉम्प्रोमाइज हो गया, लैटिस कमजोर पड़ गया, यानी यहाँ क्या हुआ बच्चों, लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीज इज मोर। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन ज्यादा डिक्रीज किसका हुआ है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का। ज्यादा डिक्रीज किसका हुआ है, लैटिस एंथैल्पी का। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज इज एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना, लेकिन लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीज ड्यू टू सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज इज मोर। कौन ज्यादा घट गया, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा घट गई, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ गई लैटिस एंथैल्पी से, एंड ड्यू टू विच डाउन द ग्रुप चल रहा है ये सर। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी की कंडीशन फिक्स है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ गई तो जी अब तो सॉल्युबल हो गया। सो कैन आई से डाउन द ग्रुप फाइनली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। मैं दोनों केसेस आपके साथ अगली स्लाइड पे इस स्लाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर डिस्कस करूंगी, लेकिन एक बार इसको एब्जॉर्ब करिए। और एब्जॉर्ब क्या करना है, मुझे आज आयोनिक सॉलिड्स में पहली बार ये पता लग रहा है कैसे ढूंढते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी का बढ़ना, या कैसे ढूंढते हैं लैटिस एंथैल्पी का बढ़ना। एक्चुअली हम लैटिस एंथैल्पी का बढ़ना नहीं ढूंढ रहे, हम लैटिस एंथैल्पी का कम घटना और ज्यादा घटना ढूंढ रहे हैं, डिक्रीज कम और ज्यादा ढूंढ रहे हैं। सो ये केस 2 था। केस 1 केस 2 दोनों अब मैं एक स्लाइड पे फिर से कंक्लूड करने के लिए आपके पास ला रही हूं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में मैंने क्या किया था, लार्ज एनायन। केस 2 में मैंने क्या किया था, स्मॉल एनायन। उसके सामने एक कैटायन था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, राइट।
इसके भी सामने एक कैटायन था। लार्ज एनायन में पहले मैंने शायद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया हो, जो भी एक लिया हो, आपको जो इजी लगे आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट मी टेक क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, लिथियम सोडियम ClO3 NaClO3, ऐसे ही पोटेशियम, जो भी आपके पास राइट। अब इसके सामने इसी के कॉलम में हम कुछ शॉर्ट एब्रीवेटेड टर्म्स में मैंने फॉर्मूले में बच्चों ये ClO4 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो अब इसमें मैं क्या क्या चेंजेस हुए डाउन द ग्रुप वो बात करूंगी। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, लार्ज एनायन था, छोटा कैटायन ऊपर, और नीचे जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं कैटायन का साइज लार्ज होता जा रहा है। लार्ज होने की वजह से सिमेट्री अटेन हो रही है, विच इज फेवरेबल। सिमेट्री अटेन होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीज इज लेस। लैटिस अच्छा बन रहा है, नीचे उल्टा सिमेट्री अटेन हो रही है, तो उतनी नहीं घटी लैटिस एंथैल्पी जितनी हम सोच रहे थे, ड्यू टू विच, and we know that hydration enthalpy का decrease expected है। hydration enthalpy decrease is expected, जितना होना चाहिए। so फाइनल आउटकम क्या हुआ? फाइनल आउटकम हुआ हाइड्रेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज हुई, नो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन लैटिस एंथैल्पी उतनी डिक्रीज नहीं हुई, तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ गई डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी, जिसकी सारी मारो मारे इस वक्त, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसकी रुबीडियम के परक्लोरेट ClO4 की सॉल्युबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू लिथियम के। अब मैं आ जाती हूँ इसके केस 2 पर। केस 2 क्या था बच्चों? केस 2 में मेरे को छोटा एनायन लेना है, राइट। क्लोराइड ले लेते हैं, OH ले लीजिए, ऑक्साइड ले लीजिए, तीनों ही छोटे एनायन है। तो मैं ऑक्साइड लेते हैं, ऑक्साइड कभी डिस्कस नहीं किया। Li2O, Na2O, K2O। मेरी घड़ी मुझे बता रही है आज फजान सूल नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, अगर होगी तो आधा S ब्लॉक हो गया इसमें। Rp2O। जैसे जैसे हम नीचे गए, देखना कहीं गलती करूं तो चेक कर, जैसे जैसे हम नीचे गए क्या हो रहा है? अच्छा, एनायन स्मॉल है, कीप दिस थिंग इन माइंड। कैटायन का साइज डाउन द ग्रुप लार्ज हुए जा रहा है, उसकी वजह से अब के सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अब के सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज हो गई, खराब हो गई, क्योंकि ऊपर दोनों छोटे थे, ठीक, सिमेट्री कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो लैटिस एंथैल्पी दबा के डिक्रीज हुई। लैटिस खराब, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज इज हाई, बहुत ज्यादा घट गया, ठीक है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी तो कोई फर्क नहीं थी, उसमें कोई सिमेट्री विमेट्री नहीं है। हाइड्रेशन एंथैल्पी तो साइज बढ़ रही है, तो आंख बंद करके उसका डिक्रीज इज एक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से नेट आउटकम, फाइनल आउटकम इसमें क्या आया? फाइनल आउटकम इसके अंदर आया लैटिस एंथैल्पी घट गई, अच्छी खासी कम हो गई, और हाइड्रेशन एंथैल्पी अपने आप डोमिनेट कर गई। उसमें तो जितना होना था उतना हुआ। लैटिस एंथैल्पी इज लेस, हेंस नीचे जाते जाते सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। एक्सेप्शन हमें यहाँ मिल गए, जिसमें इन सब के बावजूद भी हमारे पास जवाब नहीं था। आपने देखा, मैंने कार्बोनेट लिया, मैंने परक्लोरेट लिया, मैंने बाइकार्बोनेट लेने से बची। बाइकार्बोनेट में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, देन पोटेशियम बाइकार्बोनेट KaHCO3, देन इसके बाद आ जाता है रुबीडियम बाइकार्बोनेट
एंड देन सीजियम बाइकार्बोनेट। ये किसका ट्रेंड लिखवा रही हूँ? ऑब्वियसली जिसकी बात चल रही है सॉल्युबिलिटी का। ये लार्ज एनायन वाले में भी एक्सेप्शन नहीं है, मैंने बाइकार्बोनेट का नहीं लिखा, चाहे मैंने किसी का लिखा भी है तो भी उसमें भी मैं आपको एक्सेप्शन दे सकती हूँ। एक्सेप्शन जब दिया जाता है तब पता लगता है, उससे पहले समझाने के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें। सो बाइकार्बोनेट इज एन एक्सेप्शन, सिमिलरली कार्बोनेट में भी एक्सेप्शन है। ये दो एक्सेप्शन हमेशा ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं समझाते वक्त। लार्ज एनायन में मैंने जो मर्जी एग्जाम्पल लिया हो, अब आपको ध्यान रखना है ये दो वैसा बिहेव नहीं करते जैसा अभी हम एक्सपेक्ट करके आए हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे लार्ज एनायन ऐसे ही बिहेव करते हैं। सो K2CO3, देखिए एग्जाम्पल लेने के लिए जब आपको समझाने लगते हैं, हम जो भी एग्जाम्पल ले लें उसके बाद आपको जब एक्सेप्शन बताया जाए प्लीज टेक इट सीरियसली। वो लास्ट चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ। सो नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, जो आप सबकी दुखती रग है फजांसू। सब लोगों ने कहा हुआ है कि फजांसू करना है। Covalent character in ionic bond. The last topic for ionic bond we are taking here is covalent character in ionic bond, which is guided by a rule called as Fajans rule. What does Fajans rule suggest? Scientist Fajans ने एक चीज दी, एक कंडीशन दी जिसको आप सुनना बच्चों, राइट? और उसको सिर्फ समझना, आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली नोट करना है, कर लीजिएगा। फजांस के हिसाब से उन्होंने कहा आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है तो इट हैज टू बी बिटवीन अ कैटायन एंड अ एनायन। तो ये रहा कैटायन, ये रहा एनायन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे और आयनिक बॉन्ड आ गया। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है, इस आयनिक बॉन्ड में एक फिनोमिना और होता है जिसको कहा जाता है पोलराइजेशन। वो समझाती हूँ मैं क्या। कैटायन क्योंकि जनरली छोटा है एनायन के मुकाबले, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इस कैटायन में एक खूबी है दैट इट हैज पोलराइजिंग पावर। इसके पास पोलराइजिंग पावर है। पोलराइज करने का मतलब क्या है? दो हिस्सों में बांट देगा। दो हिस्सों में बांट देना, जैसे मैं हमेशा एक ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ पोलराइजेशन में कि पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है? सामने वाले के दो हिस्से कर देना। मीन जैसे हम कहते हैं आज हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत हो रखा है, हिंदू मुस्लिम दो अलग पोल्स बन गए हैं, हमारी कम्युनिटी हमारी सोसाइटी पोलराइज हो गई है। तो पोलराइज होने का मतलब एक साइड एक तरह के लोग, दूसरी साइड दूसरी तरह के लोग। सेम इज दिस। पोलराइज करने का मतलब है जो यहाँ एनायन यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको भी जाके ये पोलराइज कर देता है कैटायन। कैसे कर देता है? हेवनली। कैटायन इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है जिसकी वजह से एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर टुवर्ड्स दिस एंड शिफ्ट होने लगती है। तो वो एनायन जो बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से बना हुआ था, वो वाला एनायन अब क्या हो गया? इसकी डेंसिटी मोर टुवर्ड्स दिस साइड डिफॉर्म हो गई, तो ये एनायन डीफॉर्म हो गया। इसकी शेप अब यूनिवर्सल यूनिफॉर्म नहीं रही। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन सो दैट आप उस पोलराइजेशन का मतलब समझ सकें। पोलराइजेशन क्या था? एक एनायन जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाज इवन ऑल ओवर, उस एनायन में अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाज मोर towards this cation and less here which is away from cation। तो यहाँ पर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इसीलिए इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिया गया। सो ये जो एनायन था ये डीफॉर्म हो गया, ठीक है, इसकी सिमेट्री लूज होगी, इसके दो पोल्स बन गए जिसको हम कह सकते हैं इट बिकम्स पोलर नाउ। तो एनायन का पोलर हो जाना कहलाता है उसकी टेंडेंसी टू गेट पोलराइज। वो कमजोर था और वो पोलर हो गया, सो इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। This tendency of anion is called as polarizability. So polarizability of anion due to polarizing power of cation lead to a phenomena which is called as
पोलराइजेशन। अब जितना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ, देखो तो एनायन कमजोरी तो हुआ। क्यों कमजोर हुआ एनायन? क्योंकि एनायन के अंदर, कभी सुना एनायन के अंदर पॉजिटिव चार्ज? सुन लिया आज। जो एनायन था उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कोई डेवलप कर रहा है, मीन्स व्हाट? उसको न्यूट्रलाइज किए जा रहा है, उसके नेगेटिव चार्ज को कमजोर कर दिया। नेगेटिव चार्ज कमजोर हो गया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे ना, आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे। यानी आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जगह कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने जगह लेनी शुरू करी? कोवेलेंट। आयोनिक कमजोर होते गए, कोवेलेंट बढ़ते गए। तो कह दिया इस फिनोमिना को, पोलराइजेशन की वजह से क्या चीज किसी आयोनिक बॉन्ड में इंट्रोड्यूस होने लगी? वो इंट्रोड्यूस होने लगी कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने लग गया आयोनिक बॉन्ड में। This was governed by the rule called as, अभी तो पचांस ने फिनोमिना बताया, रूल नहीं, कि अगर किसी आयोनिक बॉन्ड में पोलराइजेशन हो गया मतलब उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आना शुरू हो गया। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइजेशन। और कैटायन की पावर को कहते हैं पोलराइजिंग पावर, एनायन की पावर को कहते हैं, पोलराइज होने की पावर को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। सो अब लास्ट चीज फजांस रूल की, भाई मुझे क्या पता पोलराइजेशन कहाँ ज्यादा कहाँ कम? आपने कह तो दिया पोलराइजेशन होगा विच इज डायरेक्टली गवर्निंग अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मुझे कैसे पता कहाँ कितना पोलराइजेशन है? सो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन के लिए 3-4 चीज चाहिए। First, charge and priority. Higher charge means higher polarization. So charge के लिए directly करती हूँ कार्तिकेय, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चार्ज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर साइज, जितना साइज बड़ा, किसका साइज? मैं कैटायन एनायन दोनों की अगर बात करूंगी, आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देती हूँ मैं किसके चार्ज और किसके साइज की बात कर रही हूँ। चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन ने क्या करना है? पावर तो कैटायन नहीं लगानी, ठीक है। दूसरा साइज ऑफ एनायन, पोलराइज तो एनायन नहीं होना। जितना बड़ा एनायन होगा ना बच्चों, वो अपने न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा, अपने न्यूक्लियस से उतना ही कम अट्रैक्टेड होगा, वो और बिखरने को तैयार होगा, वो और डिफॉर्म होने को तैयार होगा। So size of anion decides that yes, I am polarizable, easily polarizable. तो साइज ऑफ एनायन अगर बड़ा है तो वो इजीली या मोर कह लीजिए पोलराइजेबल। जितना ज्यादा पोलराइजेबल उतना ऑब्वियसली ज्यादा पोलराइजेशन। दो फैक्टर तो ये हुए। चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा ना बच्चों, उतना उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा। सो दोनों के दोनों फैक्टर किस डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं? ज्यादा पोलराइजेशन। जैसे ही मेरे को पता चल गया ज्यादा पोलराइजेशन, यस ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तीसरा और आखिरी इसके अंदर, समटाइम वी फेमसली कॉल इट पिग, राइट। अब पिग की फुल फॉर्म क्या है? ये पिग वर्ड इसलिए लाएंगे थोड़ा सा आपके लिए याद करने के लिए आसान हो जाए। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जिन कैटायंस की स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होती है, दे हैव हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजिंग पावर। उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, हाई पोलराइजिंग पावर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या था फजांस का फिनोमिना? पोलराइजेशन। एक कैटायन अपनी पोलराइजिंग पावर यूज करके एनायन को पोलराइज कर देता है। उस पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन की वजह से वो डिफॉर्म हो गया, सिमेट्री मिस हो गई, लूज हो गई, और एनायन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो एनायन के चार्ज को वीक कर दिया। एनायन के चार्ज को वीक कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए तो आयोनिक फोर्सेस कम और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो गया। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की वजह से क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है मैंने वो बताने की आपको कोशिश की। एल्स बुक्स विल से भाई जहां ज्यादा पोलराइजेशन है वहां ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। मैं उससे थोड़ा अलग जा रही हूँ कि चाहे पोलराइजेशन कितना भी ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए कि उससे कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे गाइड होता है। तो पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। पोलराइजेशन किससे पता चलता है मेरे को? कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा, साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा, और पिग्स कॉन्फ़िगरेशन। कैटायन जितना चार्ज ज्यादा रखता है उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। एनायन साइज का जितना बड़ा उतना ही वो पोलराइज होने को ज्यादा तैयार है, इजीली पोलराइजिंग। एंड फाइनली पिग्स कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम की है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। आपको पता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? आज बड़े अच्छे से पता लगेगा, कॉपर प्लस। कोई मेरे को कहे, बड़ा अच्छा एग्जांपल, ये बुकलेट भी मैंने दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग की, CuCl और NaCl में से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट? Cl सेम, सब कुछ सेम। अच्छा मैं एनायन के चार्जेस पे आऊं तो ये भी +1, ये भी +1। अब क्या करूं? साइज मेरे को कहाँ याद रहने वाले, कोई कंपैरिजन है सोडियम और कॉपर का? बट बता दूं लगभग वो भी बराबर था। अब क्या करूं? और क्वेश्चन में यूं ही देते हैं साइजेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन दोनों के कैटायन में, बताइए किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन से मैच करती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी रिमाइंड यू, लास्ट क्लास में ही करी है, इट इज 3s2 3p6, उसके बाद भरा था हमने 4s1 और 3d10, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन थी। सिंस इट इज कॉपर प्लस तो इसका 4s1 निकाल लिया जाएगा, यानी कि ये एक ऐसा आयन है जिसमें 3 शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। कहीं ना कहीं ये नोबल गैस की नकल तो है। नोबल गैस कहती है एक शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो वो हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। है तो यहाँ पर भी तीसरा शेल कंप्लीटली फिल्ड, वो बात अलग है, पहले 4s भरा जाता था, बट इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है। ये हमेशा ज्यादा पोलराइजिंग होता है। तो किस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा? CuCl में, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसमें ज्यादा होगा। ये मैंने कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में लिखा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपको इन तीनों चीजों से कंपेयर करके देना होगा। एक बहुत डिफरेंट सा एग्जांपल, पी ब्लॉक, जो चैप्टर अभी आप करके हटे हैं, CH4 NH3 H2O और HF, इसमें मुझे पूछा गया है कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा? मुझे दिख रहा है सेंट्रल एटम का चार्ज +4, सॉरी this charge is not +4, sorry, the charge is -4, -3, -2 and -1। जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ये होता है फजान्स रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना। कुछ एग्जांपल्स आप देख के आए हुए, लेट मी शो। PCl5 एंड PCl3, इसमें कैसे बताएंगे? अगेन चार्ज +5 एंड +3। जितना ज्यादा चार्ज उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। That's all about today's class. यहाँ आज की क्लास खत्म। एक बार आपको निगाह डाल दूं क्या किया है। If you are interested, stay. Otherwise, अगर आपको जाना हो आप जा सकते हैं। Let me show you मैंने आज की क्लास में किस तरह से आपके टॉपिक को हैंडल किया है। ठीक है,
एक निगाह मार लेते, कहीं कुछ आपका मिस हुआ हो, गड़बड़ हुआ हो तो आप कनेक्ट कर पाओ। सबसे पहले मैंने बात करी बॉन्ड क्यों बनता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा करने के साथ साथ मैंने लुईस कोसेल अप्रोच बताई, क्योंकि ऑक्टेट वर्ड ही लुईस कोसेल ने दिया। उसके बाद आई बात आयोनिक बॉन्ड को हमने फोकस किया। बॉन्ड की 3 कैटेगरीज जिसमें हमने आयोनिक बॉन्ड को फोकस किया। आयोनिक बॉन्ड को फोकस करते हुए हमने सबसे पहले स्ट्रेस दिया बॉन्ड हार्बर साइकिल पे। बॉन्ड हार्बर साइकिल के बाद एक फैक्टर उठ के आया मेरे पास कि आयोनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशंस क्या क्या है। तो आयोनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशंस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, ये 3 पकड़े। यहाँ से मेरे पास शुरू हो गया लैटिस एंथैल्पी का डिटेल। लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर्स कौन से थे 3 जो कि अफेक्ट करते हैं? एक था चार्ज, एक था साइज, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी और चौथा जो मैंने ज्योमेट्री लिखा उसमें क्रिस्टल की ज्योमेट्री एज वेल एज सिमेट्री बिटवीन कैटायन एनायन भी रोल प्ले करता है। और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे जिसमें आप देखिए प्रायोरिटी हमने शुरू में एग्जांपल साइज, चार्ज एंड दीज, ये भी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही हमने लिया था। देन कम्स इसी केस में सिमेट्री वाले के लिए मैंने लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट को पकड़ा था और यहाँ हमने लैटिस की बात की थी कि लैटिस क्या होना चाहिए। डाउन द ग्रुप लैटिस इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि सिमेट्री बढ़ रही है, यानी लैटिस एंथैल्पी हम जो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो लैटिस एंथैल्पी हमेशा घटेगी, नहीं, यहाँ हमने क्या देखा, लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी या कह लीजिए उतनी नहीं घटेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद मैंने एक दो एग्जांपल्स और लिए आपके पास, अगेन चार्ज का इन्फ्लुएंस वाले एग्जांपल्स हमने उठाए। फिर हमने बात करी लैटिस और कुछ नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी को भी लैटिस ही डिसाइड करता है। आफ्टर डूइंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हमने मेजरली पकड़ा सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी में लाइक डिसॉल्व लाइक से उठते ही हम किस बात पे लेके आए, सॉल्युबल होने के बाद आयंस का होता क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन फिनोमेना में हमने फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन पढ़ा, जिसमें फिर से मेरे पास 2 ही फैक्टर्स आए, तीसरे को हम सॉल्युबिलिटी की तरफ डेडिकेट कर रहे हैं, दैट इज चार्ज एंड साइज, या कह लीजिए चार्ज डेंसिटी। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल और डाउन द ग्रुप। फिर आगे साथ के साथ हमारे पास सॉल्युबिलिटीज की कंडीशंस जिसमें इन दोनों एनर्जीज के रिलेशन को हमने रिलेट किया, तब जाके हमें पता चला कोई चीज सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल है तो वो क्यों है। और उसमें हम एक्चुअली सिमेट्री के एलिमेंट को ज्यादा लेकर आए। तो सिमेट्री हमारी कहाँ पर आई, सॉल्युबिलिटी ऑफ कुछ स्पेशल केसेस को डिसाइड करने में। दिस वाज माय टुडेज क्लास। यस, इन द एंड सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड के बाद हमने फजान्स रूल को भी कवर किया। वो फजान्स रूल जो अभी मैं आपको बता के हूँ, तो उसका मैं एक रिव्यू नहीं दे रही आपको।